जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति, जिसे आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, जिसमें हमने एकदम सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही रखा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो माना जाता है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप जिस भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, और आपको हर एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न हम टेस्ट का रखने वाले हैं। तो देखते हैं आप इसमें से उसको आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के जो लोग थे उनको किस फसल का ज्ञान नहीं था। अगर आप पहले से जानते हो तो इसे आप कमेंट कर सकते हैं। हर एक प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपको इन चारों कथनों में से अगर कोई सा भी कथन आपको गलत समझ में आता है तो आप उसे बता सकते हैं कमेंट। जो है वो संस्कृत बोलने वाले थे, ये बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी बिल्कुल सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको इसमें से गलत ही चॉइस करना है। तो इसमें से कौन सा गलत है। तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो वो वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आपको इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप इसे कमेंट करें, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो वो जाना जाता था श्रमण के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, और जितने भी आंसर आपको मैं बता रहा हूँ हर एक आंसर को आपको बिल्कुल माइंड में इस प्रकार से सेट कर लेना है कि ये बिल्कुल राइट आंसर ही इसको चॉइस करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी आंसर को आप पहले से जानते हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा था। तो वो था शुल्ब सूत्र। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हर एक प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हर एक प्रश्न को आपको जहां तक हो सके कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूची दी गई है। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये आपको अगर पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है वो दी गई है ऋग्वेद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको इसका आंसर कमेंट में आपको पहले देना है, बाद में मैं इसका राइट आंसर बताने वाला हूँ। तो हमारा प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है ये जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो वेदों की संख्या कितनी है आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, मेरे को आशा है। तो वेदों की जो संख्या है वो है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से वेद हैं ये भी आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। 4 वेद कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये आपको पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस प्रश्न पे स्टार लगा लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है वो किसको कहा जाता है ये जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए। तो वो कहा जाता है सामवेद को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है ये आपको अगर पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो है मनु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनु प्रथम विधि निर्माता हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है ये आपको पता ही होगा मेरे को लगता है। तो जो कृष्ण भक्ति का प्रथम या प्रधान ग्रंथ कौन सा है ये आपको जल्दी जल्दी कमेंट करना है। महाभारत या श्रीमद् भागवत गीता या गीत गोविंद, इनमें से या कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है इसका आंसर जल्दी जल्दी आपको कमेंट करना है। तो ऋग्वेदिक में जो संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है तो क्या है ये है गोधन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोधन को जो हिंदी में अगर इसको शब्दार्थ होगा वो होगा गाय, यानी कि गाय को ही गोधन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोधन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है ये आपको जल्दी जल्दी बताना है। तो ये मिलता है 10वें मंडल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है। तो हमारे पुराणों की संख्या कितनी है ये तो आपको पता ही होगा। तो हमारे पुराणों की संख्या है 18 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर वेदों की बात करें तो वो है 4। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, इनको भी आप लोगों को याद रखना है। तो वेदों की संख्या पूछे तो ये 4 हैं और अगर पुराणों की संख्या पूछे तो 18। इनमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था तो वो था प्रकृति की उपासना था।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपको आगने वाली परीक्षा में जरूर देखने को मिल सकता है। तो हमारा प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको जल्दी जल्दी बताना है। तो इंद्र के लिए, या अग्नि के लिए, या वरुण के लिए, या सोम के लिए? तो ये जल्दी जल्दी आपको कमेंट करके बताना है कि पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है। तो ये किया गया है इंद्र के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है, वो ऋग्वेद में किया गया है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से, ज्योतिषी से, गणित से, खगोल से? ये जल्दी जल्दी आपको कमेंट करके बताना है। तो शुल्ब सूत्र का जो संबंध है वो किस पुस्तक से है? तो ये है ज्यामिति से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। हर एक प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य जो भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, ये जल्दी जल्दी आपको कमेंट करके बताना है। तो आर्य जो सबसे पहले भारत में आए वो कहाँ पर बसे थे? तो वो आए थे पंजाब में बसे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैश्विक दर्शन के जो प्रतिपादक कौन है, ये आपको अगर पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो वैश्विक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वे हैं, तो जो वैदिक दर्शन के प्रतिपादक हैं वे हैं उलूक कणाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं वे हैं जैमिनी जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा आ जाए, तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इन दोनों का एक ही राइट आंसर होगा, वो होगा जैमिनी जी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं वे बादरायण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूर्व मीमांसा पूछे या उत्तर मीमांसा पूछे, हर एक के आंसर अलग अलग हैं। अगर पूर्व मीमांसा पूछे तो वे हैं जैमिनी जी, अगर उत्तर मीमांसा पूछे तो वे बादनारायण। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? वो है 9वां मंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप अगर इसका आंसर पहले से जानते हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हो तो आप हमारे साथ इसे याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जो दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था परोष्ठी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? तो वो थी 1/6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा था? तो वो जुड़ा था ब्राह्मण युग से जुड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में जो निष्क के नाम से जाने जाते थे वो किसे जाने जाते थे? तो वो जाना जाता था
स्वर्ण आभूषणों को निष्क के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें हैं वो क्या हैं? धर्म पर हैं या योग पर हैं या विधि पर हैं या दर्शन पर हैं? तो उपनिषद पुस्तक हैं तो वो हैं दर्शन पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? ये आपको अगर पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो न्याय दर्शन को जो प्रचारित किया था तो वो किया था गौतम बुद्ध ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? अगर आप पहले से जानते हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में, ये भगवत गीता में। तो गायत्री मंत्र जो मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए टेस्ट रहने वाला है जो कि इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न है। तो आपने कितने प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है? तो इसका आंसर आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी आप इसको कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपने कितने प्रश्नों को आंसर पहले से जानते थे ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना एंड चैनल पर हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जितना हो सके अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी तैयारी बेस्ट हो सके। हमारी डेली वीडियो 8:40 पर आती है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि 8:40 पर डेली हम अपनी वीडियो को पब्लिश करते हैं। तो लाइव आपका टेस्ट होने वाला है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।